हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही छोटा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर की डिफिनीशन बहुत से लोग जानते हैं। इसकी डिफिनीशन होती है कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो पावर फैक्टर कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर पर क्या होता है, P बराबर होता है V इंटू आई कास फाई। अब इसमें ये जो आपका कास फाई है यही आपका होता है पावर फैक्टर। और ये जो कास फाई है हमेशा आपके AC के केस में होगा, DC के केस में पावर फैक्टर या कास फाई नहीं होता है। ठीक है, DC के केस में P बराबर V इंटू आई ही होता है, उसमें कास फाई मैटर नहीं करता। अब बात करते हैं कि पावर फैक्टर कितने प्रकार का होता है। तो पावर फैक्टर बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका यूनिटी पावर फैक्टर, दूसरा होता है आपका लैगिंग पावर फैक्टर, और तीसरा होता है आपका लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर। अब हम लोग एक एक करके तीनों को देखेंगे कि यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है और लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर की। देखिए, यूनिटी पावर फैक्टर है ना, प्योर रजिस्टिव सर्किट के अंदर होता है। अगर इसको हम लोग सर्किट बनाए एक, है ना, तो इसमें अगर हम लोग सप्लाई देंगे तो इसमें यूनिटी पावर फैक्टर होगा। और यूनिटी पावर फैक्टर जो होता है वो क्यों होता है, देखिए, ये आप मान लीजिए कि वर्जिन है। अगर वोल्टेज यहाँ से चलेगा आपका, ठीक है, ये अगर आपका वोल्टेज है तो करंट भी वर्जिन से होकर के ही चलेगा। ठीक है, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 0 अंश का। ठीक है, इसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस होता है 0 अंश का। इसलिए क्या होता है कि जहाँ पे वोल्टेज चलता है उसी पे क्या करता है कि करंट भी चलता है, और इसका एंगल इसके बीच का हो जाता है 0 अंश का। आप लोग देखे होंगे, आप लोग जानते होंगे कि कास फाई, कास 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए फाई बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसलिए पावर फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 1। और इसी को बोला जाता है यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं लैगिंग पावर फैक्टर की। तो लैगिंग पावर फैक्टर हमेशा ही, है ना, इंडक्टिव सर्किट में होता है। इंडक्टिव सर्किट जैसे ये आपका आर है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं यल से। तो जो भी इंडक्टिव सर्किट होगी उसमें लैगिंग पावर फैक्टर होगा। और लैगिंग पावर फैक्टर हमारे घर में जो मोटरें लगी होती है, जो सिंक्रोनस मोटर लगी होती हैं, है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, या फिर हमारे घर पे जो सीलिंग फैन होते हैं, जिस मशीन में भी वाइंडिंग हो गई है, कॉपर वायर या फिर एल्युमिनियम वायर या फिर किसी भी वायर की या फिर किसी भी कंडक्टर की अगर वाइंडिंग हो गई है तो वहाँ पे वो, है ना, एज ए इंडक्टर बिहेव करना शुरू कर देगा। और उसमें जो पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, ये अगर आपका फ्लोइंग डायग्राम है, देखिए अगर वोल्टेज यहाँ से चलेगा अगर, तो करंट क्या होगा कि वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज चलने के 90 डिग्री बाद, ठीक है, 90 डिग्री बाद चलना प्रारंभ करेगा क्या, करंट। तो इसके बीच का जो डिफरेंस देखिए कितना है, ये अभी 0 पे है तो ये नेगेटिव में देखिए, है ना, मैक्सिमम पे है आपका। अगर यहाँ पे इस कंडीशन की बात करें तो वोल्टेज 0 पे है लेकिन करंट जो है क्या है, मैक्सिमम पे है। तो इसके बीच एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि अगर ये आपका वोल्टेज है तो करंट क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, और ये कितना लैग करेगा, 90 डिग्री लैग कर जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए तो क्या होता है, कास 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। फाई बराबर कितना हो जाएगा, 0। पावर फैक्टर कितना हो जाएगा,
0, है ना, और इसी को बोला जाता है लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कैपेसिटिव देखते हैं लीडिंग पावर फैक्टर की। तो जो लीडिंग पावर फैक्टर होता है वो हमारे कैपेसिटिव सर्किट में होता है इस प्रकार से कुछ। देखिए ये हमारी सर्किट है, तो इसमें क्या होता है, इसमें लीडिंग पावर फैक्टर होता है। जब हम लोग जब इस डायग्राम को इसमें फ्लो है ना जब ड्रॉ करेंगे, देखिए ये आपका वोल्टेज चल रहा है, वोल्टेज चल रहा है, और वोल्टेज ठीक है चलने के 90 डिग्री पहले ही क्या होगा, करंट चल चुका होगा। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग इधर बढ़ाएं, ठीक है, ये आपका वोल्टेज है और ये आपका करंट। हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट होने की कंडीशन में तब तक हमारा करंट मैक्सिमम लेवल को अचीव कर चुका है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन चुका है, और वोल्टेज आने के 90 डिग्री पहले ही करंट इसमें आ चुका है। इस तरह से अगर बनाएंगे तो देखेंगे कि ये आपका वोल्टेज है, तो ये आपका करंट 90 डिग्री पहले ही क्या होगा, ठीक है, चल चुका होगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, काश 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 0, ठीक है, फाई बराबर 0, पावर फैक्टर बराबर 0, ठीक है, ये होता है आपका लीडिंग। आई होप आप लोगों को ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी। और आपको बता दें, जो पावर फैक्टर होता है वो 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, वैरी करता है, और पावर फैक्टर का मान 0.9, 0.8, 0.2, 0.1 या फिर 0 भी होता है, ठीक है। और मशीनों के लिए, आइडल मशीनों के लिए 0.8 पावर फैक्टर बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। जब अगर मशीनों में पावर फैक्टर अगर 0.8 है तो वो मशीनें ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही कम लॉसेज के साथ चलती हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा पावर को, कि पावर किस प्रकार से पावर फैक्टर को, ठीक है, अफेक्ट करता है, ठीक है। पावर जो हमारे ग्रिड से आता है उसको देखा जाएगा कि किस प्रकार से हमारे पावर फैक्टर को, ठीक है, अफेक्ट करता है, कैसे घटाता है, या फिर पावर फैक्टर को पुअर करता है, या फिर उसको अच्छा बनाता है। तो हमारे जो भी ग्रिड है, ग्रिड से जो भी पावर आता है वो दो चीज़ें अपने साथ लेके आता है, ठीक है। क्या क्या लेके आता है, एक तो KW लेके आता है जिसको हम लोग एक्टिव पावर, ठीक है, या फिर ट्रू पावर या रियल पावर बोलते हैं, और दूसरा लेके आता है KVAR, मतलब रिएक्टिव पावर, ठीक है। अब इन दोनों का सम, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का सम क्या कहलाता है, KVA, यानी एपरेंट पावर, ठीक है। एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का सम क्या कहलाता है, एपरेंट पावर। और हमारे ट्रांसफार्मर से यही आता है हमारे घरों में, है ना, जिसका यूज हम अपनी मशीनों में करते हैं। अब देखिए, अब एक्टिव पावर क्या काम करता है और रिएक्टिव पावर हमारी मशीनों में क्या काम करता है। जो एक्टिव पावर होता है, जो भी मशीनों में वर्क डन करवाने का काम होता है, यानी वर्किंग करवाने का काम होता है, वो एक्टिव पावर करता है, मतलब वर्किंग करवाने का काम। वर्किंग करवाने का काम कौन करता है, एक्टिव पावर करता है। लेकिन मैग्नेटाइजिंग करंट बनाने का काम कौन करता है, रिएक्टिव पावर करता है। मैग्नेटाइजिंग करंट बनाने का काम कौन करता है, रिएक्टिव पावर करता है, ठीक है। अब मशीनों में जो रिएक्टिव पावर है, मैग्नेटाइजिंग जो भी करंट बनाने का काम करता है, तो ये हमारी मशीनों, हमारी जो सप्लाई आ रही है उससे जो KVAR आ रहा है हमारी मशीनों को, हमारी मशीनों में जो भी सिस्टम लगे हुए हैं उसमें KW एक्टिव पावर तो खा ही रहा है, साथ में KVAR को ही खा, ठीक है, KVAR को भी खाया जा रहा है। और KVAR ही हमारी बिजली की बिल के रूप में हमारे मीटर में काउंट होती है। जितनी ज़्यादा हमारी मशीनें KVAR को खाएंगी उतना ज़्यादा बिल का मीटर आपका बढ़ता जाएगा और बिल का रेशियो भी बढ़ता, ठीक है, चला जाएगा। अब देखिए, एक हम लोग पावर ट्रायंगल, है ना, पावर ट्रायंगल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से बिजली का बिल बढ़ता घटता है और हमारा पावर फैक्टर कम या ज़्यादा उससे किया जाता है। देखिए,
डब्ल्यू यानी एक्टिव पावर, ये होता है आपका के वी ए आर यानी रिएक्टिव पावर, और ये आपका होता है के वी ए। ठीक है, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण, और ये होता है आपका लंब। और आप जानते हैं कि कास फाई बराबर क्या होता है, कास फाई बराबर बेस अपान हाइपोटेनस, मतलब बोल सकते हैं कि के डब्ल्यू अपान के वी ए, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे पावर फैक्टर बराबर के डब्ल्यू अपान के वी ए। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने बताया था कि जो पावर फैक्टर होता है वो 0 से लेकर 1 तक वेरी करता है, तो क्या हम लोग पावर फैक्टर का मान 1 से ज़्यादा कर सकते हैं क्या, है ना। एक क्वेश्चन है ना कि क्या पावर फैक्टर का मान 1 से ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए, पावर फैक्टर का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 से कम हो सकता है, 1 से लेकर 0 तक वेरी करता है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, देखिए के वी ए की वैल्यू जो है, एपरेंट पावर की वैल्यू कभी भी, ठीक है, के डब्ल्यू से कम नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि के डब्ल्यू जो है वो कभी भी के वी ए से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर हम लोग के डब्ल्यू को जितना बढ़ाएंगे उससे ज़्यादा कहीं के वी ए हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए पावर फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और पावर फैक्टर को क्या हम लोग, ठीक है, कम कर सकते हैं, यूनिटी कर सकते हैं क्या। देखिए, अगर हम लोग अपने सिस्टम से, है ना, अपनी मशीनों से के वी ए आर को कम करते, अगर कम करना शुरू कर दें, अगर के वी ए आर को कम करना शुरू कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, अगर यहाँ कर दें तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, और पावर फैक्टर का मान 1 हो जाएगा। और 1 कब होगा, जब हमारे सिस्टम से के वी ए आर पूरी तरह से एलिमिनेट होगा। ठीक है, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछता है कि क्या हम अपने सिस्टम से के वी ए आर को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हाँ, किया जा सकता है। कैसे, कैपेसिटर बैंक या फिर सिंक्रोनस जनरेटर लगा करके हम लोग अपने सिस्टम से, है ना, के वी ए आर को पूरी तरह से एलिमिनेट करते हैं। देखिए कैसे, बाय द वे मान लीजिए कि ये आपका ग्रिड है जहाँ से सप्लाई आ रही है, और ये आपका मोटर लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लगाते हैं हम लोग कैपेसिटर बैंक। अब एक कैपेसिटर बैंक क्या काम करता है यहाँ पे, उसको थोड़ा समझिएगा। देखिए, ये जो आ रहा है पावर यहाँ से, ये तो के वी ए है, और के वी ए जानते हैं आप क्या होता है, के वी ए आर प्लस के डब्ल्यू का सम होता है। तो हमारी मशीनें क्या कर रही हैं, दोनों चीज़ें ले रही हैं, यहाँ से के डब्ल्यू भी ले रही हैं और के वी ए आर भी ले रही हैं। ये तो मशीनों में वर्किंग करवाने का काम कर रहा है, और मैग्नेटाइजिंग करंट बनाने का काम ये कर रहा है। और मैग्नेटाइजिंग करंट बनाने का जब काम करेगा तो हमारा जो एनर्जी मीटर होगा इसी को डिटेक्ट करेगा, और अपने जो बिल का मीटर है उसको बढ़ाना शुरू कर देगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसी को हमको रिजेक्ट करना है। इसी को रिजेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, और ये कैपेसिटर बैंक कुछ नहीं करता है, यहाँ से के वी ए आर प्रोवाइड करना शुरू कर देता है हमारी मशीनों को। जब एक के वी ए आर यहीं से प्रोवाइड करना शुरू कर देता है, तो इससे जो के वी ए आर आ रहा है उसको लेने की जरूरत ही नहीं है मशीन को, क्योंकि जो के वी ए आर की रिक्वायरमेंट है वो तो कैपेसिटर बैंक अपना फुलफिल कर दे रहा है। तो हमारे ग्रिड से आने वाली सप्लाई से हम सिर्फ के डब्ल्यू लेते हैं, और के वी ए आर अपने कैपेसिटर बैंक से लेते हैं, जिससे हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, इम्प्रूव होता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ से के वी आर पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाता है। जैसा कुछ इस प्रकार से देखिए, ये अगर बाय द वे आपकी बियर की बॉटल है, ठीक है, तो आप इतना बियर जब अपने बॉटल में भरते हैं तो ऐसा पाते हैं कि इतना आपका बॉटल जो है, ऊपरी बॉटल, वो फॉग से भर जाता है, मतलब उसके गाज से, है ना, गाज से भर जाता है। तो इसमें आप लोग को समझने वाली बात है कि ये जितने दूर तक बियर भरा हुआ है, ठीक है, ये आपका है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर मतलब के डब्ल्यू, और जितने दूर तक फॉग भरा हुआ है, मतलब स्नो भरा हुआ है, वो होता है आपका के वी ए आर। और ये दोनों मिला करके यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है, के वी ए होता है। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आता है कि अब मैंने आप लोगों से यही क्वेश्चन किया था कि क्या के वी ए आर को एलिमिनेट किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए क्या होगा कि
ठीक है, आप बियर को डालें, कुछ टाइम तक रुकें, जैसे ये बैठ जाता है, जैसे ये समाप्त होता है तो फिर से बियर डालें उसमें, फिर थोड़ा रुके, फिर से बियर डालें, फिर थोड़ा रुके, फिर से बियर डालें। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो स्नो है पूरी तरह से बाहर आ जाएगा और पूरे बॉटल में क्या आपको भरा मिलेगा, पूरे बॉटल में आपको बियर ही भरा मिलेगा। तो मतलब कि सिर्फ अपनी मशीन को आप एक्टिव पावर दे रहे हैं, ठीक है, और जो आपकी ग्रिड से सप्लाई आ रही है उससे सिर्फ वो क्या कर रहा है, एक्टिव पावर ले रहा है, रिएक्टिव पावर तो वो कहीं और से ही ले रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पावर फैक्टर का ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। और जो नीचे बेल आइकन दिया हुआ है उसको क्लिक कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। आप लोगों का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।